कि किसी भी चैम्बर में इजाजत नहीं को हमें बात है कि आप हमें छोड़ दें। मामला फिर वहीं के वहीं खड़ा रहा। ऐसा हुआ है कि रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो आपको एक एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हो किसी के पास, तो बात करेंगे वापस आके ब्रेक से, नाज़रीन ब्रेक से, और बात करते हैं। चाय को ठंड करा दे। अब लाइक करो। लोग है वो कम से कम होता जा रहा है। खुद लेकिन कपड़े उठा के ले गए, उनको स्टाफ के सामने उनके बेइज्जत किया, ऐसा लगा जैसे पता नहीं उन्होंने कत्ल कर दिया, क्या कर दिया, अचानक छापा मारा, उठा के ले गए। उसके बाद क्या हुआ, निकला उनके पास से कुछ भी नहीं, उसकी इज्जत चली गई। ठीक है। मैं फिर उसके बाद जब वहां पर गया और मैंने एफबीआर में बात की, मैं एक जिम्मेदार आदमी की बात बता रहा हूं कि उसने सारी बात सुनने के बाद क्या, मैंने कहा भाई आप इसमें टैक्स पेयर को ही परेशान करते हैं, नॉन टैक्स पेयर को आप क्यों नहीं इस मामले में लेकर आते? चैम्बर आपका साथ देगा, जो नॉन टैक्स पेयर होंगे हम उसके आड़े कभी नहीं आएंगे, तो आप उनको लेकर आए। जबकि एक टिप के ऊपर आपके सारा मौजूद है कि भाई किसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, किसके पास ज्यादा घर है, कौन बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, ये सारे आपके पास एक टिप पे आ जाएगा। अब हुआ है बाय रोड कोई इत्तेफाक हुआ है? मैंने कहा जी बिल्कुल हुआ है। बोले वहां पे रास्ते में आपको पंजाब में कोई फलदार दरख्त नजर आए? मैंने कहा जी बिल्कुल नजर आए। बोला आपका कोई तोड़ने को दिल चाहा? फिर मैंने कहा तोड़े भाई, गाड़ी रोकी और फिर उसके बाद तोड़े। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको किस्सा खत्म कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कौन से वाले तोड़े, जो ऊपर टॉप पे लगे हुए थे या जो नीचे नीचे लगे हुए थे? मैंने कहा जाहिर बात है जहां हाथ जा रहा था। कह रहे बस हमारा भी यही मसला है कि जब हमारे ऊपर से दबाव आता है कि भाई इसको मजीद टैक्स कलेक्ट करो, तो हम खाली उन्हीं पे हाथ डालते जो हमारे रीच में है। ठीक है, ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताइए कि इसके बाद फिर नॉन टैक्स पेयर कैसे अंदर आएगा, मुझे ये बताएं आप। है और उसको उसके बाद वो उसका रिटर्न भी नहीं मिल रहा, तो खुदारा वो काम करें जिसके अंदर चैम्बर्स आपका साथ दें, आपसे कहें कि हाँ ठीक है। इसके लिए मीर साहब आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि ये जो एफबीआर है ये कलेक्टिंग एजेंसी है और पॉलिसी पीछे जो है हुकूमत बनाती है, तो क्या ये पीछे विल नहीं है या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है? देखिए हम ये बहुत आसान काम होगा कि हम एफबीआर वालों को सिर्फ ब्लेम करना शुरू कर दें। जिस तरीके की पॉलिसी बनाई जाएगी और अगर एफबीआर से मिलके बनाई जाए, हम आहंगी से बनाई जाए, स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके बनाए। स्टेक में वही आ रहा हूं, सब में पहले एफबीआर से पूछा जाए, उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी है, दूसरी लोग हैं, उनसे पूछा जाए, एक हम आहंगी क्रिएट की जाए। जो पॉलिसी बना रहा है, जो पॉलिसी एक रीत बन चुकी है कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं वो गलत है, नहीं, उनके भी तो आप हाथ बांधकर हथकड़ी लगाकर कहते हैं कि अगर आप यूएस का आईआरएस देखें तो उसका नाम या नोटिस आता है तो लोगों को कपकपी चढ़ जाती है, कांप जाते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं तो वहां रहकर आया हूं तकरीबन 25 साल, वहां कांप जाते हैं अगर आईआरएस का आ जाए, और अगर ऑडिट आ जाए तो और कांप जाते हैं। तो ये फेयर होना चाहिए। एक चीज मैं कहूंगा, वहां कांपते इसलिए हैं कि आदमी को पता होता है शायद मेरी ही गलती हो, इसलिए नहीं कांपते।
मैनिपुलेट करेंगे या अब्यूज करेंगे। ठीक है, नहीं आपकी बात आ गई, हम इस पे बात करते हैं। मीर साहब अब हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं ब्रेक पे वापस आके अपने मेहमानों से कि FBI को कैसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए ताकि लोग जो है अपना टैक्स खुशी से दें, जबकि बात ये हुई कि टैक्स कोई भी विलिंगली नहीं देता, लेकिन फिर भी सिस्टम उसको ड्रैग करे और वो टैक्स दें। वापस आते हैं ब्रेक से और बात करते हैं। है उसका जो एक डर है लोगों के दरमियान कि उनको अगर कोई नोटिस आ जाए या उनको कोई अगर केस ऑडिट में सेलेक्ट हो जाए तो उनके लिए काफ़ी बहुत ही तकलीफ दे टाइम होता है। तो ये हम बात करते हैं फिरपो साहब से कि FBI का अगर नोटिस किसी को आ जाए पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं कि जी हैरेसमेंट हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, मैं अर्ज करूँ आपसे कि जो बैरून दुनिया की आप बात कर रहे हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर अगर ये चीज़ आती है तो चूँकि वो किसी भी गैर कानूनी चीज़ के ऊपर उनको नोटिस नहीं भेजते हैं, यकीनन उनके पास कोई ऐसा सबूत आ जाता है जिसके बिना पर वो उसको नोटिस भेजते हैं। ऑडिट का नोटिस देना तो गैर कानूनी नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं, मेरी अर्ज तो सुन लें। यकीनन उसके लिए तो अब उसके बाद उसको एक घबराहट चढ़ती है इस बात की कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ निकल आई तो फिर मेरी छूट नहीं है। यहाँ दरअसल वो भेजते हैं उसको मैनिपुलेट करके कि भाई फिलहाल तो इसको बुला लो, उसको बुलाने के आने के बाद फिर गिव एंड टेक होगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं बिल्कुल। वहां का एनवायरनमेंट कुछ और है, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ जो आदमी घबराता है वो सिर्फ इस बात पे घबराता है कि अगर सही टैक्स वो मांगे तो आपको कोई इतराज नहीं ऑडिट में? उसूलन यानी क्या कहते हैं, बहरहाल अब मैं समझता हूं कि सब देना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लास्ट टाइम जो अभी इनकी पॉलिसी आई, एकदम से आपने 4 लाख, किसका मुतालबा था कि भाई 4 लाख से एकदम 12 लाख पे आप छूट दे दें, लेकिन ये आने वाली हुकूमत के लिए उन्होंने बिजनेसमैन का मुतालबा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं था, कोई नहीं था। कोई एक तहरीर आप मुझे या कोई ऐसा एक खत हमें हम दिखा दें कि किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये बात आई हो कि 4 लाख की छूट को एकदम 12 लाख कर दिया जाए। भाई ठीक है, ये हम उसके अंदर तजावीज जरूर देते थे कि इसको वक्त के हिसाब से थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और पहले जो बढ़ता था वो लाख रुपए करके बढ़ता था। आप सोचिए कोई 70 साल के अंदर आपको 4 लाख की छूट थी, आपने एक ही साल में उसको 3 गुना कर दिया, 4 लाख को 12 लाख कर दिया। कब किया? चलते चलते। या तो आप आते ही कर देते अगर आपको मिसाल के तौर पर ऐसा ही लग रहा था कि भाई ये तो आपके ख्याल में ये भी उन्होंने मतलब गलत इक़दाम है और इसको किया है सिर्फ आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने को। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में जो इनकम टैक्स के रेट हैं वो सही हैं? देखिए, कमी होनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि आने वाली हुकूमत को शायद एक मिनी बजट लाना पड़ेगा और उसके अंदर शायद वो रद्द-बदल इसके अंदर करेंगे, और लोग ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हैं बिल्कुल कि उन्हें नजर आ रहा है कि एक तरफ तो आपके पास पहले ही टैक्स नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ आपने इस तरह से अचानक ही ये इतना बड़ा गैप। इसके जरा मीर साहब से बात, मीर साहब आप क्या कहते हैं इस बात पे? देखिए, मैं जो शमीम भाई ने कहा ना कि ये आखिरी वक्त में टैक्स की रिफॉर्म्स लाई गई हैं, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत चीज है। अगर आपने टैक्स रिफॉर्म्स लानी है और आपको पता है कि आप 5 साल तक हुकूमत में रहेंगे तो आप पहले ही देखिए एमनेस्टी स्कीम तो अवेल कर लिया, मगर FATF जो है ना सर पे खड़ा हुआ, वो तो हुकूमत के सर पे खड़ा हुआ स्कीम के बिल्कुल खिलाफ है। वो हुकूमत के सर पे खड़ा हुआ, लेकिन मैंने तो अपने आप को 5% दे के अपने पैसे को डिक्लेयर कर दिया और मैं हुकूमत ले लिया। ये देखिए, एमनेस्टी स्कीम हमारे लिए नुकसानदेह है। हम सिर्फ आज की कलेक्शन को देख रहे हैं, हम FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने को नहीं देख रहे हैं। FATF तो एब्सोल्युटली एमनेस्टी स्कीम्स के खिलाफ है। वो ये नहीं है कि हम इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, उन्होंने तो ये बात इंटीमेट कर दी थी। कैसे नहीं होने चाहिए? लॉन्ड्रिंग के पैसे थे तो उसी पे तो स्कीम मिली है। ये मनी लॉन्ड्रेड तो हुई थी ना। लॉन्ड्रेड किसे कहते हैं? यहां पे एक खाम ख्याली है कि लॉन्ड्रिंग सिर्फ आप जो हवाले से पैसा गया हुआ कहते। लॉन्ड्रेड तो जो हुकूमत की नजर में लॉन्ड्री है, कपड़े की सफाई की बात करते हैं, लॉन्ड्री में हमने अपने आप को धुलवा लिया, बस ये समझते जी। तो ये लॉन्ड्रेड ही तो होके गई है। ये इलीगल हो या लीगल हो, आपने इस पे टैक्स पे नहीं किया, आपने छुपाया था। अब वो बात की बात है कि एंड बेनिफिशियरी ने कहां से कमाया था। बात कोई करना नहीं चाहता। देखिए, कोई भी सिर्फ दुनिया के दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट हुआ, लेकिन उसकी वजूहात टैक्सेस को आधा कर दे। ठीक है।